everyone, welcome to Gurudev classes. I am your educator रेखा गांधी. गाइस ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो एनटी नेट और जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं. इन वीडियो लेक्चर्स में हम वन बाय वन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे, कंसेप्ट भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको भी हम वन बाय वन समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. आज का मैंने टॉपिक लिया है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस. ओके, अब देखो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है. कंज्यूमर सरप्लस मीन्स उपभोक्ता बचत क्या होती है. अब क्या होता है, कंज्यूमर जो भी पैसा किसी चीज को खरीदने के लिए देने के लिए तैयार है और एक्चुअल में जो वो पे करता है उसकी डिफरेंस को ही हम कंज्यूमर सरप्लस बोल देते हैं. मीन्स कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट द कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड एबल टू पे फॉर गुड एंड टोटल अमाउंट दैट ही इज एक्चुअली पेइंग. मीन्स एक्चुअली में जो वो पे कर रहा है और वो पहले जो पे करना चाहता था, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को ही हम कंज्यूमर सरप्लस बोल देते हैं. अब देखो ये डायग्राम गिवन है, इसके अंदर हमने कंज्यूमर सरप्लस को दिखा रखा है. कंज्यूमर सरप्लस इज इंडिकेटेड बाय द एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबोव द प्राइस लाइन. अब ये देखो ये हमारा इंडिकेट कर रहा है डिमांड कर्व को, ये जो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और ये है हमारी प्राइस लाइन. ठीक है, तो प्राइस लाइन से ये जो हमारा ऊपर का एरिया है और डिमांड कर्व से ये जो नीचे का एरिया है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या माना जाएगा, ये कंज्यूमर सरप्लस माना जाएगा. देखो किस तरह से जो कंज्यूमर था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पे करने के लिए रेडी था. यानी कि जब वो मार्केट जा रहा था तो वो ये सोच के जा रहा था कि उसको जो चीज खरीदनी है उसके लिए वो इतना पैसा देने के लिए तैयार है. लेकिन जब वो मार्केट में गया तो उसने क्या देखा कि उसको तो बस इतना ही पैसा देना पड़ रहा है. तो एक्चुअली में वो कितना पे करना चाहता था, बी लेवल तक पे करना चाहता था और रियलिटी में उसको ये एक्चुअल में उसको कितना पे करना पड़ रहा, उसको ए तक पे करना पड़ रहा है. तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कंज्यूमर सरप्लस माना जाएगा. अब यहाँ पर भी देखो वही बात बता रखी है. ये देखो ये एक कंज्यूमर है, इसको खरीदना था मोबाइल फोन. ठीक है, अब ये दिमाग में अपने ये लेके चला था कि मैंने जो फोन लेना है ना स्मार्टफोन, मैं 10,000 तक पे करूंगा, उससे ज्यादा पे नहीं करूंगा. फिर ये क्या करता है, ये पहुंचता है मार्केट में. मार्केट में जाने के बाद उसको बस 7,000 ही पे करना पड़ा, क्योंकि जो फोन वो खरीदने वाला था, जो उसने सोच के चला था कि मैं 10,000 तक का खरीदूंगा और मार्केट में गया तो उसको 7,000 में वो मिल गया. तो जो बाकी बचा हुआ 3,000 था वो कंज्यूमर का सरप्लस माना जाएगा. मीन्स एक्चुअली ही इज पेइंग एंड ही वाज विलिंग टू पे. दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा कंज्यूमर सरप्लस आ जाएगा. तो कंज्यूमर सरप्लस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर आर विलिंग टू पे एंड द टोटल अमाउंट ही एक्चुअली पे. मीन्स दोनों का डिफरेंस जो वास्तव में वो पे कर रहा है और जो वो विलिंग टू पे था, दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा कंज्यूमर सरप्लस है. अब यहाँ पर देखो कंज्यूमर सरप्लस ना डिफरेंट हो सकते हैं. अब वहां पर तो मैंने क्या माना था कि वो 10,000 लेके चला था कि मैं 10,000 पे कर दूंगा, लेकिन वास्तव में उसको 7,000 पे करना पड़ा, तो वहां उसका कंज्यूमर सरप्लस 3,000 हो गया. इसी तरह से हो सकता है एक कंज्यूमर ये सोच के चल रहा हो कि वो तो 9,000 ही पे करेगा, लेकिन वास्तव में उसको मार्केट में वो चीज 7,000 की मिल गई, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस 2,000 हो गया. इसी तरह से अगर वो ये सोच के चलता है कि वो 8,000 ही पे करेगा और रियल में उसको 7,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर 1,000 उसका कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा. अब यहाँ पर ये हमारी लाइन है, ये जो हमारा एरिया है 7,000 तक का, ये पूरा का पूरा कंज्यूमर सरप्लस को डिनोट करता है. नेक्स्ट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व. अब पता है क्या होता है, जब भी सप्लाई कर्व में शिफ्ट होगा ना, तो जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है उस पे इफेक्ट पड़ता है. अब किस तरह से, लेट्स चेक.
higher supply cost leads to rise in the market price and a fall in the consumer surplus from ABC to DEB। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जो हमारी कोस्ट है ना, अगर वो राइज हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है। और मार्केट के अंदर जब प्राइस बढ़ेंगी तो कंज्यूमर उसको कम खरीदेगा, इसलिए जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो पहले से कम हो जाएगा। अब देखो जब हम ना ये S1 पर थे, ठीक है, और ये हमारा डिमांड कर्व था, ठीक है, तो ये एक दूसरे को सी पर टच कर रहे थे, ये हमारी मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस से ऊपर वाला हिस्सा और डिमांड कर्व से नीचे वाला हिस्सा, ये जो पूरा था ना हमारा, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस था, ठीक है, पहले ये ज्यादा था। अब अचानक से क्या हुआ, सप्लाई हमारी कम हो गई, ठीक है। क्यों कम हो गई, क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। जब भी कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को कम सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जब सप्लाई कर्व S1 से S2 शिफ्ट हो जाता है तो अब हमारा इक्विलिब्रियम कहाँ आ जाएगा, E पर। तो E से जब हम लाइन खींचेंगे तो ये हमारा जो D वाला पार्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डिफरेंस देखो, मार्केट प्राइस से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे। तो अब ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस माना जाएगा, यानी कि ये पहले से कम हो जाएगा। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब देखो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा ना तो भी हमारा कंज्यूमर सरप्लस पर इफेक्ट पड़ेगा। अब किस तरह से पड़ेगा, एन इंक्रीज इन द मार्केट डिमांड कॉजेज कंज्यूमर सरप्लस टू राइज फ्रॉम द एरिया ABC टू GHI। अब देखो क्या होता है, जब भी मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है ना तो उसके कारण जो सरप्लस है, कंज्यूमर सरप्लस, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। देखो ये हमारी मान के चलते हैं, ये हमारी जो थी फर्स्ट डिमांड कर्व थी, 20 जो हमारी आ रही है, यहाँ पर आने से जब ये हमारा सप्लाई कर्व था, ठीक है, दोनों एक दूसरे को सी पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारी क्या थी, ये हमारी मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई, ये मार्केट प्राइस हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें डिमांड कर्व से नीचे वाला हिस्सा और प्राइस से ऊपर वाला हिस्सा, ये जो हमारे ट्रायंगल है, इसको जो मैंने शेड कर दिया है, ये हमारी क्या हो गई, कंज्यूमर सरप्लस हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो नया डिमांड कर्व हमारा D2 यानी कि ये वाला हो जाएगा, और जैसे ही डिमांड हमारी ऊपर जाएगी तो ये हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट I आ जाएगा। अब यहाँ से हमने जो प्राइस लाइन ली है, ये इस लाइन से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे, ये वाला जो ट्रायंगल है ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है, जो कि पहले वाले ट्रायंगल से बहुत बड़ा है। ये देखो ये वाला बड़ा है, ये नीचे वाला छोटा है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जब भी डिमांड बढ़ेगी तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो भी राइज हो जाएगा। नाउ प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है हमारा। अब देखो जैसे कंज्यूमर सरप्लस होता था ना, उसी से रिलेटेड ही ये है। अब कंज्यूमर सरप्लस में तो क्या था, कंज्यूमर जो एक्चुअल में पे करता है और जो विलिंग टू पे है उसका डिफरेंस होता था। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रोड्यूसर को रियलिटी में जो प्राइस मिल रहा है और जिस पर वो बेचना चाहता है, ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस प्रोड्यूसर रिसीव्स एंड द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। जैसे मान के चलते हैं कि एक हमारा प्रोड्यूसर है, वो ये मानता है कि मिनिमम मैं अपनी चीज को ना 100 में ही बेचूंगा, इससे कम में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो फिर वो उसकी जो चीज है वो 120 पे चली जाती है। मतलब अब उसको जो वो 100 की मान के चल रहा था ना बेचूंगा, अब वो उसको 120 की बेचता है, तो ये जो 20 रुपीज होगा ये प्रोड्यूसर का सरप्लस माना जाएगा। Producer surplus can be measured by calculating the difference between the minimum capable acceptable price and the actual price for each unit sold and the summing those difference। सिमिलर बात बोली गई है कि जो हमारा प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है, एक्चुअल में जो प्राइस पर वो सोल्ड कर रहा है
चीज़ों को बेच रहा है और मिनिमम जो प्राइस वो एक्सेप्ट करने वाला था, उनका बीच का जो डिफरेंस है वही उसका सरप्लस माना जाएगा। और हम इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस इज शोन ग्राफिकली एज द एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे और सप्लाई कर्व से ऊपर का जो हिस्सा बनेगा, जो ट्रायंगल बनेगी, वही हमारी प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाएगी। प्रोड्यूसर सरप्लस एंड प्राइस आर डायरेक्टली रिलेटेड। अब सिंपल सी बात है, अगर चीज़ों का रेट बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर की सप्लाई बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ाएगा तो फिर उसका सरप्लस भी इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, ये है हमारा डिमांड कर्व, ठीक है, और ये है हमारा सप्लाई कर्व। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, जो सप्लाई से ऊपर का एरिया और जो मार्केट प्राइस है उससे नीचे का जितना भी एरिया होगा, ये जो येलो का कलर मैंने फिल किया है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या माना जाएगा, ये प्रोड्यूसर सरप्लस माना जाएगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम बेनिफिट टू सोसाइटी अकर्स व्हेन द प्राइस एंड क्वांटिटी आर एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया और ये हमारा सप्लाई कर्व हो गया, दोनों को यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये हमारी मार्केट प्राइस और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस। तो जो कंज्यूमर सरप्लस है और प्रोड्यूसर सरप्लस है, ये दोनों के दोनों मैक्सिमाइज हैं, और जब दोनों मैक्सिमाइज होते हैं तो यहाँ पर सोसाइटी का मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पक्ष को, दोनों को ही प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम। अब बात करेंगे डेडवेट लॉस की। अब डेडवेट लॉस कब होता है, जब हमारा इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमारी डिमांड और सप्लाई है उसमें इक्विलिब्रियम मैक्सिमम नहीं हो पाता जहां पर होना चाहिए था। अभी जो हमने सिचुएशन देखी थी जहां पर सरप्लस उसको भी मिल रहा था, प्रोड्यूसर को भी और कंज्यूमर को भी, वहां पर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। लेकिन जब डिमांड और सप्लाई इनएफिशिएंटली काम करते हैं ना, मार्केट इनएफिशिएंट काम करते, तो डेडवेट लॉस हो जाता है। तो अ डेडवेट लॉस इज लॉस ऑफ सोसाइटी क्रिएटेड बाय द मार्केट एफिशिएंसी which occur when supply and demand are out of equilibrium। यानी कि जब जो सप्लाई और डिमांड अपने इक्विलिब्रियम से हट जाती हैं तो वहां पर मार्केट इनएफिशिएंसी हो जाती है, तो जिसके कारण कुछ बेनिफिट जो सोसाइटी को होना चाहिए था वो नहीं हो पाता। यानी कि कुछ बेनिफिट से कंज्यूमर पीछे रह जाते हैं, कुछ बेनिफिट से प्रोड्यूसर भी पीछे रह जाते हैं। तो वही हमारा होता है डेडवेट लॉस। तो डेडवेट लॉस को हम एक्सेस बर्डन भी बोल देते हैं। अब बात करेंगे इनएफिशिएंसी और डेडवेट लॉस से रिलेटेड। अंडर प्रोडक्शन रिड्यूस बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। जब भी अंडर प्रोडक्शन होता है ना, जितना होना चाहिए उससे कम होता है, इक्विलिब्रियम से कम होता है, तो वहां पर क्या होता है, कंज्यूमर का भी और प्रोड्यूसर का, दोनों का दोनों सरप्लस थोड़ा थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। एंड एफिशिएंसी इज लॉस्ट बिकॉज बोथ बायर एंड द सेलर वुड बी विलिंग टू एक्सचेंज अ हाई क्वांटिटी। अब यहाँ पर क्या बोल रखा है कि यहाँ पर एफिशिएंसी का लॉस हो जाता है, क्योंकि जितना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, अंडर प्रोडक्शन होता है। तो अंडर प्रोडक्शन होने के कारण जो प्राइसेस हैं वो हाई चली जाते हैं, तो इसीलिए एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है, जो विलिंग टू पे है वो रह जाता है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अंडर प्रोडक्शन के कारण डेडवेट लॉस हो जाता है। ऐसे ही ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन से क्या होता है, कॉजेज इनएफिशिएंसी बिकॉज पास द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी it costs society more to produce the goods than its worth to the consumer in term of willingness to pay। अब ओवर प्रोडक्शन का मतलब ज्यादा प्रोड्यूस कर देना। अब जब भी ज्यादा प्रोडक्शन होगा ना, तो जो मार्केट प्राइस होना चाहिए था उससे भी नीचे आ जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, फिर से हमारी अनसोल्ड गुड बच जाएंगी। तो यहाँ पर ओवर प्रोडक्शन होने से भी इनएफिशिएंसी की कंडीशन आ जाएगी मार्केट के अंदर, तो बेनिफिट कम होगा।
कंज्यूमर को भी कम होगा और प्रोड्यूसर को भी कम होगा। इसी तरीके से डेड वेट लॉस अकर्स व्हेन द कंबाइंड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस इज नॉट मैक्सिमाइज्ड, यानी कि अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों का सरप्लस मैक्सिमाइज होता है तब तो एफिशिएंट कंडीशन होती है। लेकिन जब डेड वेट लॉस होता है ना तो कंबाइनली दोनों को ही कम कम बेनिफिट होता है। प्रोड्यूसर का बेनिफिट भी पहले से कम हो जाता है और कंज्यूमर का भी कम हो जाता है। दिस अकर व्हेन समथिंग सच एज प्राइस कंट्रोल कॉज ईदर ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हमारा डेड वेट लॉस है ना उसका मेन कारण यही है कि या तो अंडर प्रोडक्शन हो रही है या फिर ओवर प्रोडक्शन हो रही है। अब यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले हमारा दे रखा है डिमांड कर्व, ओके, और ये है हमारा फर्स्ट सप्लाई कर्व S1, और यहाँ पर हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम है, और ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है, और ये वाला P1 जो है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाता है। यहाँ पर एफिशिएंट कंडीशन है, यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा बिक जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यहाँ पर मार्केट क्लियर हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जब गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो जो प्रोड्यूसर है ना वो सप्लाई को कम करना शुरू कर देते हैं। अब मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया तो सप्लाई कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये हमारा S1 से S2 हो गया, राइट। अब देखो ये इसको यहाँ पर कट कर रहा है इस पर, तो यहाँ पर जो हमारा प्राइस बनता है वो P2 बनता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस की जाती है। अब हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये तो हमारा हो गया कंज्यूमर सरप्लस, और जो ये नीचे वाला हिस्सा है हमारा, ये टैक्स से नीचे वाला, ये वाला सॉरी P3 से लेके ये सप्लाई कर्व से ऊपर वाला और ये वाला, ये हमारा कौन सा माना जाएगा, ये प्रोड्यूसर सरप्लस माना जाएगा। और टैक्स के कारण गवर्नमेंट को इतना फायदा हुआ है, राइट। ये जो ग्रीन से आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा टैक्स रिवेन्यू गवर्नमेंट को मिल गया। अब बाकी का जो ये बचा हुआ है इसका पता ही नहीं कि ये कहाँ गया, है ना। इसके कारण इसको भी कम हो गया, इसका बेनिफिट भी, और इसका बेनिफिट भी कम हो गया। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं, इसी को ही हम डेड वेट लॉस बोल देते हैं। नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। Consumer surplus is the difference between the maximum price consumer are willing to pay for the product and actual price, यानी कि जितना वो मैक्सिमम पे करना चाहता है और एक्चुअल में जो पे करता है उसका डिफरेंस हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है। ओके, व्हाट इज प्रोड्यूसर सरप्लस? इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्राइस प्रोड्यूसर रिसीव एंड द मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। एक्चुअल में जो उसको प्राइस मिल रहा है और जो मिनिमम वो एक्सेप्ट कर सकता था, दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस माना जाएगा। मार्केट आर एफिशिएंट व्हेन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर सरप्लस आर एट मैक्सिमम। तो मार्केट एफिशिएंट कहाँ पर होगी? जहां पर कंज्यूमर को भी और प्रोड्यूसर को भी मैक्सिमम सरप्लस हो रहा होगा। A dead weight loss occurs whenever there is a overproduction or the underproduction of a good or service. Dead weight loss कब occur हो सकता है? जब हमारे commodity या हमारे goods का अंडर प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर ओवर प्रोडक्शन हो रहा हो। गाइस अब ये क्वेश्चन करते हैं, ये देखो नवंबर 2017 में पेपर 3 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। Consider the following diagram showing the market demand and supply curve of a commodity. If the government fixes price P1 above the market clearing price P0, then the dead weight loss is presented by। अब इस वाले फिगर में हमें dead weight loss बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारा प्राइस क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था P1, ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स, तो हमारा प्राइस हो गया कम और हमें इतना हिस्सा मिलने वाला था, इतना हिस्सा मिल रहा है, राइट। तो ये हमारा जो ये ट्रायंगल बन रही है ये हमारा क्या माना जाएगा? डेड वेट लॉस, क्योंकि ये किसी की सोसाइटी को भी नहीं मिल रहा, ना कंज्यूमर को मिल रहा है, ना प्रोड्यूसर को मिल रहा है, ना गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ना ही सोसाइटी को मिल रहा है। तो ये जो टू ट्रायंगल्स है ना,
ABE एंड EBC, ये दो ट्रायंगल जो मैंने कलर किया है येलो, ये हमारा क्या माना जाएगा, डेड वेट लॉस। तो इसमें आंसर देख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE एंड EBC, यानी कि ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा आंसर हो जाएगा। गाइस ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2015 में, पेपर थर्ड में। इसमें क्या बताना है, ये जो हमें डायग्राम गिवन है इसमें हमें कंज्यूमर सरप्लस यानी कि उपभोक्ता अधिशेष के एरिया को बताना है। तो यहाँ पर सिंपली देखो, ये जो AB है ये हमारा डिमांड है, राइट, और ये हमारा CD जो है ये हमारा सप्लाई है। और हमें पता है जहां पर ये दोनों कट करेंगे ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता सरप्लस यानी कि कंज्यूमर सरप्लस की बात कही गई है। तो एरिया अंडर द डिमांड कर्व एंड अबोव द मार्केट प्राइस, यानी कि ये वाला जो एरिया होगा ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस माना जाएगा, यानी कि APE ट्रायंगल। तो ये रहा APE यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन, यही हमारा आंसर होगा। ओके गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट में इसके जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर यूजफुल लग रहा है तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।